हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी हमारे आगे, तो वो भी हम इसी पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होती है ये हमें देखना है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये समझना है। तो आप जानते हो कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर कुछ मूल कण उपस्थित होते हैं जिनमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जनरली हम ये जानते ही हैं पहले से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये इनमें से कुछ कणों के ऊपर आवेश होता है और कुछ कण उदासीन होते हैं, जिनमें जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण है। परमाणु में ये तीन ही मूल कण उपस्थित होते हैं। इनमें से आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं ये दोनों। ठीक है, और नाभिक जो है वो किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जिसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ इन कक्षाओं के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये परमाणु के अंदर परमाणु संख्या क्या है। तो बेसिकली जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर इन तीनों पार्टिकल्स के अंदर जो नाभिक में उपस्थित हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, वही क्या कहलाएगी हमारे लिए, परमाणु संख्या होगी। तो इसी को हम आगे समझते हैं कि जो परमाणु संख्या है जेड, वो एक्चुअली में है क्या। अब हमारे पास अगर परमाणु उदासीन है, पहली कंडीशन है हमारे पास कि परमाणु उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो जेड है वो ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। और परमाणु उदासीन होने पर वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। कौन सी कंडीशन है लेकिन, कि परमाणु उदासीन हो तब। अगर परमाणु के ऊपर कोई आवेश है तो उस कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे। तो हम जानते हैं आगे कि अगर परमाणु पर आवेश उपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक तो उतना ही होगा जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है तो हम क्या करेंगे, जो परमाणु का परमाणु क्रमांक है उसमें से जो उस आयन के ऊपर आवेश उपस्थित है उस आवेश को हम घटा देते हैं। परमाणु पर जो भी आवेश होगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो परमाणु क्रमांक में से अगर हम जब आवेश माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ वैल्यू आएगी हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी आयन में या किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हो सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या हम आगे जाके देखेंगे कि जब द्रव्यमान संख्या में पता लग जाएगी तो फिर हम बता सकेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन कितना है। क्लियर। चलो इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें ये देखेंगे हम कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। कोई परमाणु उदासीन अवस्था में लेते हैं हम, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 13, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 27। इस परमाणु के अंदर हमें चेक करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन की हम बात में करेंगे, अभी सिर्फ हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढूंढ लेते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है हमें। तो जो इसका परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है, और द्रव्यमान की जो संख्या है वो कहाँ लिखा जाती है, ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो ये परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर हमें पता लगानी है तो जो परमाणु क्रमांक है जेड, वही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और उसी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 13 है।
इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 13 ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है यहाँ पर, बराबर है। ठीक है, क्योंकि परमाणु कैसा था, उदासीन परमाणु था, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं लिखा हमने। लेकिन अगर हम इसको आवेशित की अवस्था में लिख लें तो जैसे हम लिख लें कि एल्यूमिनियम है और इसके ऊपर प्लस का 3 आवेश है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो परमाणु क्रमांक है और प्रोटॉनों की संख्या है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी कितना रहेगा, 13 ही रहने वाला है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाएंगे तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है उसमें से जितना भी आवेश इसके अंदर उपस्थित है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करना है हमें, आवेश कितना उपस्थित है, प्लस का 3 उपस्थित है, परमाणु क्रमांक जो है इसका 13 है, और इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। इसका मतलब हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं, डायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि किसी परमाणु के ऊपर अगर प्लस का आवेश है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों को कम कर दीजिए, जितना परमाणु क्रमांक है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉनों को कम कर सकते हैं हम। दूसरा, अगर ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जिसमें आवेश माइनस का हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है। इसमें अगर हमें पता लगाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या तो हम वही वापस जो इसका परमाणु क्रमांक है वही होगी। तो इसमें कितना है परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 8 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 8। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इसमें से हम आवेश माइनस कर देंगे, तो आवेश कितना है हमारे ऊपर, -2 है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाएंगे तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका 8 था, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। इसका मतलब कि जो आवेश है अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कम करना है, और अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। ठीक है, तो ये इजी वे में हम आसानी से बता सकते हैं कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो सकते हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद आगे हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या मतलब ए। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या, साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इनका हम योग कर दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, द्रव्यमान संख्या मिलेगी। ठीक है, मतलब किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हम आसानी से जोड़ के बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, और अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगानी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जो द्रव्यमान संख्या है ए उसमें से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, या हम सीधा कह दें कि यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हम द्रव्यमान संख्या में से जेड माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अभी हाल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि जो एल्यूमिनियम है उसका परमाणु क्रमांक 13 है, और जो द्रव्यमान है वो 27 है। अगर हमें इसमें परमाणु क्रमांक लिखें तो कितना हो गया, 13 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या लिखें तो भी कितनी हो गई, 13। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही आएंगे। और हमें अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन पता लगाना है तो इसका द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर 27 है, ये द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान संख्या 27, और इसमें से प्रोटॉनों की संख्या या जेड माइनस कर दें तो कितना माइनस हो जाएगा, 13 माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे इसके अंदर, 14 न्यूट्रॉन बचेंगे। ठीक है, किसी भी परमाणु को इस रूप में जब लिखते हैं हम तो हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, प्रोटॉन दिख जाएंगे, द्रव्यमान संख्या दिख जाएगी, न्यूट्रॉन नहीं दिखेंगे। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उसकी द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा देंगे या प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन कितने आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से कोई रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने लिया सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 है, और हम इसको एक आवेशित आयन के रूप में लिख देते हैं, मतलब प्लस का एक आवेश है। तो इसी के लिए हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा,
इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो परमाणु क्रमांक तो हम देख के बता सकते हैं सीधा कि यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 11, तो परमाणु क्रमांक 11 है। अब परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगी, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में से जो आवेश है उसको कम कर देंगे। तो आवेश कितना है इसके ऊपर, प्लस का 1 है, तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 10 होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसका द्रव्यमान, अगर हम इसको ए को द्रव्यमान की फॉर्म में लिखें तो ये 23 है। तो 23 में से हमें कितना माइनस करना है, परमाणु क्रमांक माइनस करना है या प्रोटॉनों की संख्या माइनस करनी है। तो ये 11 माइनस करेंगे तो कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम आसानी से बता सकते हैं इस मेथड को काम में लेकर। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हम ले रहे हैं सल्फर, -2 इसका आवेश है, 16 इसका परमाणु क्रमांक है और 32 इसकी द्रव्यमान संख्या है। इसके अंदर अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या पता लगानी है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो जेड क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है वो कितना है इसका, 16 है। प्रोटॉनों की संख्या, जब जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, इसमें हम आवेश को माइनस करेंगे। तो आवेश कितना है, -2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, तो 16 और 2 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस सल्फर -2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें न्यूट्रॉन पता लगाना है तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, जो परमाणु क्रमांक है उसको हम माइनस कर देते हैं किसमें, परमाणु द्रव्यमान में से। तो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास 32 है और इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 16 है या परमाणु क्रमांक 16 है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 आ जाएगी, ठीक है। तो हम आसानी से किसी भी आयन के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों का हम पता लगा सकते हैं। क्लियर, चलो कुछ एक एग्जांपल और लिख देते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 इसका, द्रव्यमान संख्या 37 और चार्ज इसके ऊपर -1, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40 और इस पर आवेश लगा देते हैं हम +2, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम चेक करें तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सेम यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्या होगा, परमाणु क्रमांक कितना है, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 17, तो इसका परमाणु क्रमांक, आवेश माइनस करना है तो -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18, ठीक है। और न्यूट्रॉन पता लगाना है तो द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18 बचेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो 18 है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर हम चेक करें तो परमाणु क्रमांक 20 है, प्रोटॉनों की संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक 20 है, इसमें से हमें माइनस करना है जो इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कितना है, +2 है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 18, ठीक है। न्यूट्रॉन्स पता लगाना है तो परमाणु द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान संख्या 40 है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ईजी है ये, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो न्यूट्रॉन्स है वो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर आता है। बाकी आप आसानी से, जितना चार्ज माइनस का है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर -1 है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जितना चार्ज प्लस का है उसमें इतना इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस का है, तो हमने उतना इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, ठीक है। तो हम आसानी से इनको चीज़ों को बता सकते हैं। क्लियर, चलो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, ब्रोमीन,
35 परमाणु क्रमांक है और 80 इसकी द्रव्यमान संख्या है और इसके ऊपर चार्ज है -1। ठीक है, आप इसके अंदर वही सारी चीज़ें, आप पहले परमाणु क्रमांक बताओगे, दूसरा प्रोटॉनों की संख्या बताओगे, तीसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। ये चारों चीज़ें आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये किसी भी परमाणु के अंदर जब हम उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो उसमें जितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि हम आगे जाके इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज भी ऐसी होती है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है। कुछ स्पीसीज जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या तो समान तभी पॉसिबल है जब वो एक ही परमाणु के हों, क्योंकि अगर कोई दो परमाणु हमने अलग अलग ले लिए किसी तत्व के, तो ऐसी कंडीशन में तो उसके अंदर सारे क्या होंगे, प्रोटॉन तो अलग अलग होंगे, 100% होंगे। किसी भी दो भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलो, अब हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमारे काम की है। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी नंबर 1 पे जो है वो समस्थानिक, बहुत यूज होता है हमारे समस्थानिक। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? इनको हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आइसोटोप किसे कहेंगे? किसी तत्व के विभिन्न परमाणु, तत्व एक ही है, उसके विभिन्न परमाणु हैं, तो विभिन्न परमाणुओं में जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा। तत्व एक है तो परमाणु क्रमांक क्या होना उनका? सेम होगा। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या में भिन्नता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो समस्थानिक है वो किस किस तरीके से, किन किन चीज़ों में भिन्नता रखते हैं और किन किन चीज़ों में समानता रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक। तो कार्बन के जो समस्थानिक हैं उनमें मेनली हम 3 समस्थानिक पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम कार्बन 6-12 वाला, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, 3 समस्थानिक है। अगर आप चेक करोगे तो परमाणु तो सब में कार्बन ही है और इन सबका परमाणु क्रमांक सबका 6 ही है। ठीक है, और 6 के 6 परमाणु क्रमांक के साथ में इनके द्रव्यमान अलग अलग है। अगर आप परमाणु के द्रव्यमान संख्या को देखें तो एक में 12 है, एक में 13 है और एक में 14 है। अगर इसके अंदर हमें परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम देखते हैं तो किस में वेरिएशन आता है वो हम चेक करते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक सबका 6 ही है, जितना परमाणु क्रमांक लिख दिया हमने सीधा। प्रोटॉनों की संख्या 6 ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 ही है क्योंकि उदासीन है सारे के सारे। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो 12 में से हम परमाणु क्रमांक कम करेंगे तो 12 - 6, कितने न्यूट्रॉन बचेंगे? 6। इसमें है 13 - 6, तो न्यूट्रॉन बचेंगे हमारे पास कितने? 7। और यहाँ पर 14 - 6, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे हमारे पास? 8। अब आप इसमें चेक करो कि समस्थानिक जो है उनमें परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन किस में भिन्नता है? न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे सब समस्थानिक। तो समस्थानिकों की एक परिभाषा और हो गई हमारे पास, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसका मीनिंग ये हो गया
कि साथ में कौन भिन्न होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, भिन्न होगी। तीनों ही समस्थानिकों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो प्रोटॉन समान, इलेक्ट्रॉन समान, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है और साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या में भी भिन्नता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि समस्थानिक जो होते हैं वो एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की वजह से भिन्न होते हैं। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होगी तो द्रव्यमान संख्या चेंज हो जाएगी। क्लियर? चलो ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कुछ समस्थानिक और देखते हैं। बहुत फेमस हाइड्रोजन के समस्थानिक, बहुत बार काम आएगा आपके, आपको याद भी रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1H1, एक होगा 1H2 और एक होगा 1H3। ठीक है, इनके नाम भी हैं, जैसे कार्बन वालों को तो नाम नहीं है लेकिन इनके नाम हैं। जैसे इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 हो, वो कौन सा समस्थानिक कहलाएगा, इसका प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसका द्रव्यमान 2 होगा। तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है, वो इसका तीसरा समस्थानिक होगा। अगर इसमें हम वेरिएशन चेक करें तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन चारों चीज़ों को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तीनों का कितना है, एक ही है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक ही है क्योंकि प्रोटॉन उतने ही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, उतनी ही है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या कम कर दें तो द्रव्यमान संख्या 1 - 1 कितना हो गया, 0। 2 - 1 1 और 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो वापिस यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ न्यूट्रॉन ही ऐसे हैं जो इनके अंदर भिन्न है। क्लियर? अब आपके सामने एक स्पेशल पॉइंट अवेलेबल है ये कि पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनमें सिर्फ एकमात्र तत्व ऐसा है, प्रोन हाइड्रोजन, वो भी कौन सा वाला समस्थानिक, इसका प्रोटियम वाला समस्थानिक, जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, सिर्फ 0 है। एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, और वो भी कौन सा समस्थानिक के रूप में है, प्रोटियम के रूप में है। ठीक है, प्रोटियम के लिए हम H ही सिंबल काम में लेते हैं, लेकिन जब ड्यूटेरियम लिखा जाता है तो इसके लिए जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो कैपिटल D के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसी तरीके से ट्राइटियम के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर इन तीनों में ये देखा जाए कि तीनों में से प्रकृति में कौन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, किसकी उपलब्धता ज़्यादा है, तो प्रोटियम समस्थानिक जो है वो हाईली परसेंटेज में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 99% से भी ऊपर है। ठीक है, तो कुछ एक बस बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो एक इसका बहुत अच्छा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक समस्थानिकों के क्या होंगे कि जो रासायनिक गुण हैं वो तो समान होते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण है वो अलग अलग होंगे। देखो बहुत आसान है, ये भी कोई रटना मारने वाली चीज नहीं है। रासायनिक गुण समान क्यों है कि तीनों परमाणु एक हैं। तो जो अभिक्रियाएं प्रोटियम की होंगी वही अभिक्रियाएं ड्यूटेरियम की होंगी, वही अभिक्रियाएं ट्राइटियम की होंगी। ठीक है, लेकिन जो भौतिक अवस्था है या भौतिक गुण है उनमें वेरिएशन आ जाता है। भौतिक गुणों में जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, आयतन, ठीक है, इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, भौतिक अवस्थाओं भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो भौतिक गुण तो इनके क्या होंगे, भिन्न होंगे, लेकिन रासायनिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे, इनके समान होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अगला हम देखते हैं, वो है समस्थानिकों के बाद संभारिक। तो अगली जो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए वो है संभारिक। देखो नाम से पता लगता है जिसका भार समान होगा, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोबार्स।
तो आइसोबर क्या होंगे, नाम से पता लग रहा है विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी वो क्या होंगे, आइसोबारिक या समभारिक होंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, द्रव्यमान संख्या समान होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या समान आएगी तो वो समभारिक होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, दो भिन्न तत्व, एक पोटेशियम है और एक कैल्शियम है। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 19 है, और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 20 है। लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान अगर हम देखें तो कितना है, 40 है। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और फिर ये द्रव्यमान संख्या कितना आएगा। परमाणु क्रमांक 19, इसका 20, प्रोटॉनों की संख्या 19, इसमें 20, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, इसमें 20, न्यूट्रॉनों की संख्या 40 माइनस 19 कितना आएंगे, 21, और यहाँ पर 40 माइनस 20 यहाँ कितना आएंगे, 20। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अगर हम देखें तो इसकी कितनी आएगी, 40, और इसकी भी कितनी आएगी, 40। तो देखो सारी चीज़ें हमने लिखी है। भिन्नता जो है वो किस में है, इसके अंदर है, सिर्फ द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है, सॉरी समानता है, और बाकी सारे भिन्न हैं। तो समभारी कौन होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, और जो समान होगा वो सिर्फ क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। ओके, चलो ये क्या कहलाएंगे, हमारे लिए समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तत्व जब अलग अलग हैं तो इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण ये कभी समान नहीं हो सकते। रासायनिक गुण और भौतिक गुण ये कभी भी समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, दो भिन्न तत्वों के गुण समान कैसे हो सकते हैं। एक ही प्रकार के तत्व उपस्थित है तो हो सकता है कि उनमें कुछ समानता आ जाए, लेकिन दो भिन्न तत्वों में कभी भी पूर्ण रूप से वो समान नहीं हो सकते, उनके सभी गुण समान कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ गुणों में समानता होना वो कॉमन चीज है, वो किसी भी तत्व के साथ हो सकता है, लेकिन सभी गुण समान हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो ये है हमारे पास आइसोबार। क्लियर, चलो अच्छा, इसी में एक और चीज हम समझ लेते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके अंदर, उनके अगर योग करके देखें हम तो वो समान आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, सुनने ढंग से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्याओं का योग का वैल्यू जो आएगा वो सेम होगा। जैसे अगर मैं पोटेशियम के लिखता हूं तो पोटेशियम का प्रोटॉन कितने हैं, 19, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 21, तो 19 प्लस 21 कितना हो गया, 40। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने हैं प्रोटॉन, इसमें भी 20 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 20, तो इसका भी योग कितना आ गया, 40। तो ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया हमारे लिए कि समभारिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या होगा, हमेशा समान होगा। और ये कोई स्पेशल नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम जो द्रव्यमान संख्या जब मानते हैं तो किसी की द्रव्यमान संख्या समान तभी हो सकती है जब ये दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब इन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या होगा, बराबरी होगा, तभी तो समान होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, कि अब द्रव्यमान संख्या जब किसी परमाणु की पता लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग करते हैं। तो अगर इनकी और इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब कि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग करेंगे तो समान आएगा। ये नहीं बोला है हमने कि दोनों में प्रोटॉन समान होंगे, प्रोटॉन तो इम्पॉसिबल है, समान ही नहीं हो सकते। दो भिन्न परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या कभी समान नहीं हो सकती, और न्यूट्रॉनों की संख्या है बिल्कुल, वो भी कभी समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो चलें आगे।
चलो नेक्स्ट तीसरी टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम, वो है आइसो डाइफर्स। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, आइसो डाइफर्स। ठीक है, तो आइसो डाइफर्स क्या होंगे ये समझना है हमें। ठीक है, तो यहां पर जो है आइसो डाइफर्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो समान आएगा। मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसो डाइफर्स कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम एक टर्मिनोलॉजी आती है तो हमें ध्यान रहना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो किसे बोलेंगे हम, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, समझ तो गए हैं वैसे तो, कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों में से प्रोटॉनों की संख्या कम करनी है हमें। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोरॉन है, परमाणु क्रमांक 5, द्रव्यमान संख्या 11। ठीक है, दूसरा 6 कार्बन 13, मतलब हम कार्बन का समस्थानिक काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम वही चेक करें, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और फिर लास्ट में जाके देखेंगे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं में अंतर कितना आना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 5, यहाँ पर कितना है, 6। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5, यहाँ पर कितनी है, 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी कितनी है, 5, और यहाँ पर कितनी है, 6। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो क्या करेंगे, 11 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 5 माइनस किया हमने, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचे, 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 6। और यहाँ पर 13 में से 6 माइनस की, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, चलो अब एक और चीज करके देख लेते हैं कि न्यूट्रॉनों में से प्रोटॉन कम करना है। न्यूट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 5, डिफरेंस कितना आया, 1 का। यहां पर चेक करते हैं, न्यूट्रॉन कितने, 7, प्रोटॉन कितने, 6, डिफरेंस कितने का आया, 1 का। तो आइसोडाइफर्स किसे कहेंगे, आइसोडाइफर्स किसे कहेंगे, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अंतर है वो क्या होगा, समान होगा। बाकी देखो सब अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग है, प्रोटॉनों की संख्या अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या भी क्या है, अलग अलग ही है। सिर्फ जो सेम आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान आ रहा है, बाकी सब अलग अलग है। बात क्लियर, चलो ये हो गया हमारा क्या, आइसो डाइफर्स। क्लियर, चलो अब हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ टर्मिनोलॉजी वो है आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन, या इनको हम आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या है समान हो सकती है वो किसके अंदर है, समस्थानिकों के अंदर है। द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है वो किसके अंदर है, संभारिक के अंदर है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर वो किसके अंदर है, आइसोडाइफर्स के अंदर है। और आइसोटोन में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। क्लियर, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक और 39 इसका परमाणु द्रव्यमान। साथ में कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान कितना है इसका, 40। अब निकालते हैं, देखो यहाँ पर जेड, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी, ये देखना है हमें। परमाणु क्रमांक कितना 19, इसका कितना 20, प्रोटॉनों की संख्या 19, इसका कितना 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, इसका कितना 20, और न्यूट्रॉनों की संख्या 39 माइनस 19 कितना 20, 40 माइनस 20 कितना 20। देखो ये एकमात्र ऐसी संख्या जो दोनों के लिए क्या आई है, समान आई है, और वो किस में है, न्यूट्रॉनों की संख्या में समानता है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो ये नाम आपको आइसो न्यूट्रॉनिक नहीं मिलेगा, वही सीधा सा है, आपको आइसो न्यूट्रॉनिक तो पढ़ते पता लग जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, वो वर्ड कौन सा देंगे आपको, आइसोटोन देंगे। तो ये भी याद रख सकते हो, न्यूट्रॉन पीछे आ रहा है टॉन, आइसोटोन। ठीक है, तो ये आपको याद रह जाएगा कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोटोन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन के बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, ठीक है, तो ये भी अच्छा है ना, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम आइसोस्टर्स कह सकते हैं, वो क्या होंगे। ठीक है, तो देखो अणु जिनमें अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या क्या समान होंगे, परमाणुओं की संख्या समान होगी और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, आइसोस्टर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CO2 और N2O। ठीक है, परमाणु, कितने परमाणु हैं देखो, और फिर हम देखें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, इसी तरीके से N2O के अंदर अगर हम चेक करें तो 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें भी कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोनों की सॉरी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कुल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं हम आसानी से। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, इसका मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 16। तो 6 तो हो गए कार्बन के और 16 हो गए हमारे ऑक्सीजन के, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके अंदर, 22। इधर चेक करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, और साथ में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8, 14 और 8 कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो चेक करो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, साथ में क्या समान है, परमाणुओं की संख्या समान है, इसे क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। याद रख लो, आइसोस्टर्स, सिस्टर्स ऐसा नाम आ रहा है, देखो ये सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स कौन हो गई, जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड, इन दोनों के अंदर भी हम चेक करें तो देखो कितने परमाणु हैं, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, कितने हुए, 2, एक पोटेशियम एक फ्लोरीन, कितने हुए, 2, तो परमाणु तो समान है दोनों में। इलेक्ट्रॉन चेक करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी, 20, 8 हो गया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो 20 और 8 28, कितने हो जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें चेक करें तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19, परमाणु क्रमांक 19 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 है, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 19 और 9 कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर देखो
प्रोटॉनों की संख्या भी समान, सॉरी परमाणु की संख्या, और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान। ठीक है, तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि ये कौन होंगे, आइसो ईस्टर्स होंगे। क्लियर। चलो एक लास्ट और बचा है हमारा, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इंग्लिश नाम भी यही है इसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये तो नाम से पता लग रहा है, जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, ध्यान रहे, ये कोई अणु हो सकता है, ठीक है, ये कोई परमाणु हो सकता है, या फिर ये कोई आयन हो सकता है। इनके अंदर ही क्या उपस्थित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है। ओके, क्लियर। चलो तो हमें चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखो, H2O एंड NH3, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल। तो वाटर में अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आगे कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान। ठीक है, परमाणुओं की संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। परमाणु की संख्या देखोगे तो यहाँ पर तो 3 परमाणु हैं, इसमें चेक करोगे तो 4 परमाणु हैं, तो परमाणुओं की संख्या तो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो समान होंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, जैसे पर आयनों के रूप में लिख देते हैं N-3 O-2 F-, इन तीनों में अगर हम चेक करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आयन के रूप में है, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, आवेश आ रहा है माइनस का 3, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने हो गए, 10। तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आयनिक स्पीशीज हो गई जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, समान। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3। ठीक है, इनमें चेक करें तो सोडियम के पास परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, भाई 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कम हो गए, कितना इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज चाहे वो अणु के रूप में हो चाहे वो आयनों के रूप में हो, इनमें जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। चलो, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है, और फिर कुछ टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने सबसे पहले देखा समस्थानिक, फिर देखा हमने संभारिक, फिर देखा हमने आइसोडाइफर्स, फिर हमने देखा आइसोटोन, फिर हमने देखा आइसोस्टर्स, और फिर हमने देखा लास्ट में सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो ये बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।